यह साल था 1739। दिल्ली, जो कभी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिनी जाती थी, वो कुछ ही महीनों में लाशों के ढेर के साथ खंडहर बन गई। खैबर दर्रे को पार करके एक ऐसा लुटेरा आया जिसने न सिर्फ मुगल साम्राज्य की दौलत को लूटा, बल्कि उसकी इज्जत को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जो कोहिनूर और तख्ते ताऊस मुगलिया सल्तनत की शान थे, वो हमेशा के लिए इनसे दूर हो गए। लाल किले की दीवारें खामोश हो गई और दिल्ली की गलियों में मौत का तांडव हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली को इतनी भयानक तरीके से लूटने वाला कभी एक चरवाहा हुआ करता था। जी हां, ये उस चरवाहे की कहानी है जो अपने वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सेना खड़ी करता है। कौन था ये शख्स जिसने 3 लाख मुगल सैनिकों को अपने सिर्फ 70,000 सैनिकों से हरा दिया? आइए जानते हैं आज उस लूट और उस लुटेरे की कहानी को, जो ईरान का बादशाह था और दुनिया जिसे नादिर शाह के नाम से जानती थी। एक ऐसा आदमी जिसने अपने नाम के साथ हमेशा खून, लूट और तबाही को जोड़ दिया। एक ऐसा चैप्टर जिसने हिंदुस्तान के इतिहास रेखा को हमेशा के लिए बदल दिया। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 1688 में ईरान के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से के खुरासान इलाके में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे के माँ बाप चरवाहे थे। नादिर शाह के बचपन में ही पिता का निधन हो गया था। इस बेहद गरीब परिवार की सारी जिम्मेदारी नादिर पर आ गई। नादिर कभी अपनी माँ के साथ भूखे सो जाते, तो कभी खेतों में मजदूरी करते और कभी बकरियां चराकर अपना गुजारा करते। लेकिन नादिर में 2 चीजें बचपन से ही थी: तेज दिमाग और जबरदस्त गुरूर। वो अक्सर अपने साथियों से कहा करता, जिसके पास तलवार है वही तकदीर लिखता है। शायद यही वो सोच थी जो उसे उस रास्ते पर ले गई जहां वो सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि राज करने के लिए निकला था। जब नादिर थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने बकरियों को चराने का काम छोड़ा, डाकुओं और घुड़सवारों का एक छोटा सा गिरोह बना लिया। धीरे धीरे उसकी बहादुरी और जंग लड़ने की काबिलियत की तारीफ चारों तरफ फैल गई। उस टाइम पर ईरान पर अफगानों का कब्जा था और ईरान का महान सफाविद साम्राज्य बिखर चुका था। ऐसे में नादिर ने खुद को एक सैनिक नेता के रूप में खड़ा किया, पहले एक जनरल और फिर सत्ता के सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में। साल 1729 में उसने एक लड़ाई में अफगान नेता अशरफ होटक को हराया और फारस से अफगानों को खदेड़ दिया। उसी दिन से उसकी किस्मत हमेशा के लिए पलट गई। ईरान के शाह तहमास्प द्वितीय ने उसे अपना सेनापति बना लिया। इसके बदले नादिर शाह ने उसे ईरान के एक पवित्र शहर मशहद को जीतकर उसकी झोली में डाल दिया। हालांकि नादिर किसी की शह में रहने आया नहीं था। 1736 में जब उसने सफवी वंश के बचे हुए नाम को भी मिटा दिया, तो उसने खुद को फारस का शाह घोषित कर दिया। इसकी भी एक छोटी सी कहानी है दिलचस्प। तो हुआ ये कि मशहद को जीतने के बाद नादिर शाह की ताकत बढ़ती जा रही थी। ये बढ़ती ताकत तहमास्प को हजम नहीं हो रही थी। फिर नादिर और तहमास्प के बीच में दूरियां पैदा होनी शुरू हो गई। दरबारियों ने भी तहमास्प के कान भरने शुरू कर दिए। फिर 1727 में तहमास्प ने कुर्द जाकर नादिर शाह को गद्दार करार दे दिया। इधर नादिर ने भी तुरंत मशहद में तहमास्प और उसके मंत्रियों की सारी संपत्ति जब्त कर ली। कुर्द के शहर को उसने घेर लिया। मजबूरी में तहमास्प को समझौता करना पड़ा। यहीं से नादिर शाह की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ी और वो बिना गद्दी पर बैठे ही बादशाह बन गया, यानी किंग मेकर बन गया। इसके बाद से नादिर की ताकत जो बढ़ी वो कभी कम ही नहीं हुई। इन सब में उसकी मदद कर रही थी उसकी अपनी सेना। नादिर शाह की सेना उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी। यूरोप में भी उससे ताकतवर फौज किसी की नहीं थी। उसकी फौज में हर 50 सैनिकों के बीच में एक कमांडर होता था और कमांडर को खुद नादिर शाह अपॉइंट करता था। सेना की ट्रेनिंग भी काफ़ी टफ होती थी। इन अभ्यासों में असली हथियारों का इस्तेमाल होता था। जब लड़ाई नहीं होती थी तो नादिर खुद इस ट्रेनिंग का हिस्सा होता था। कड़ी ट्रेनिंग की वजह से उसके सैनिक किसी भी कंडीशन में किसी भी तरह से जंग लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। नादिर के एक इशारे पर सेना अपनी पूरी स्ट्रेटजी ही बदल लेती थी और इन सब के सहारे उसने ऑटोमन्स को हराया, रूसियों को भगाया और फाइनली साल 1735 तक पूरे ईरान को कब्जे में करने के बाद सफाविद बादशाह को हटा दिया और ईरान का ऑफिशियल राजा बन गया। नादिर शाह की सेना को वेस्ट एशिया की सबसे डिसिप्लिन्ड और सबसे खतरनाक सेना माना जाता था। उसकी सेना में हर सैनिक को उसकी वफादारी का इनाम मिलता और गद्दारी की सजा एक ही थी, मौत। हालांकि नादिर शाह की तलवार जितनी तेज थी, उसका लालच उतना ही गहरा था।
सोने, चांदी और ताकत के लिए उसमें अलग किस्म की भूख थी। फारस में उसका साम्राज्य मजबूत था, पर उसके दिल में एक भूख थी, हिंदुस्तान की दौलत की भूख। वो जानता था कि सदियों से हिंदुस्तान संसार की चाबी रहा है, जहां सोना सड़कों पर बिकता था और रेशम हवा में लहराता था। ईरान पर कब्जा करने के बाद उसने पहले कंधार को जीता और फिर दिल्ली की ओर बढ़ निकला। वही बात करें दिल्ली की, तो वो इस समय पर एक अलग ही नशे में झूल रही थी। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सल्तनत टूटने लगी थी। दिल्ली का तख्त अब सिर्फ नाम का रह गया था। मोहम्मद शाह रंगीला सत्ता में था, एक ऐसा बादशाह जो दरबार की रंगरलियों में मशगूल रहता था और जिसे न शासन की परवाह थी, न ही अपनी सीमाओं की। मुगल सूबेदार और नवाब अब अपनी अपनी रियासतों में छोटे छोटे बादशाह बन चुके थे। हैदराबाद, अवध, बंगाल सब ने धीरे धीरे सेंट्रल प्रोविंस से नाता तोड़ लिया, लेकिन मुगल साम्राज्य के खजाने में अभी भी पूरी दुनिया को चकाचौंध करने वाली दौलत थी। नादिर शाह को पता था कि अगर दिल्ली पहुंचना है तो रास्ता अब खुल चुका है। इतिहासकार सर जॉन मैल्कम लिखते हैं कि नादिर शाह के जासूसों ने मुगल अफसरों की हालत देखी थी। सिपाहियों को महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही थी, अफसर रिश्वत में डूबे हुए थे और सीमा की चौकियों पर नाम मात्र का पहरा रह गया था। यही वो वक्त था जब नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई का फैसला किया। इस चढ़ाई के लिए उसके पास एक रेडीमेड बहाना भी तैयार था। असल में कंधार और काबुल के बीच अफगान के इलाके में कुछ कबीलों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इनमें से कई विद्रोह मुगल इलाके में घुस आए थे। नादिर शाह ने इन विद्रोहियों को ईरान के हवाले करने के लिए एक चिट्ठी लिखी। इसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि जब नादिर शाह की चिट्ठी मोहम्मद शाह रंगीला के हाथ आई, तब वो नशे में डूबे हुए एक महफिल में थे। चिट्ठी पाकर उन्होंने उस चिट्ठी को शराब में घोल दिया और फिर नादिर शाह ने एक बार और कहा कि जिसने शरण ली है उन्हें हमारे हवाले कर दो। ये भी रंगीला को मंजूर नहीं था। फिर वही हुआ जो होना नहीं चाहिए था। रंगीला के इन फैसलों का नतीजा आम दिल्ली की जनता ने भुगता। वैसे यहाँ एक और बात बताऊं तो नादिर शाह के दिल्ली हमले के पीछे एक बहुत बड़ी वजह उसकी अपनी विशाल सेना भी थी। इतिहासकार बताते हैं कि नादिर शाह की सेना हर समय बढ़ रही थी और बेहद महंगी भी थी। इस सेना के खर्च के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था और दिल्ली उसकी ज़रूरतों का अच्छा जवाब थी। इसका नतीजा ये हुआ कि 1738 में उसने लगभग 1 लाख की सेना के साथ हिंदुस्तान की सीमा में कदम रखा। इस सेना में 70,000 घुड़सवार और 30,000 पैदल सैनिक थे। जल्दी ही उसने कंधार, गजनी और फिर पेशावर की घाटियों को अपने झंडे तले दबा लिया। फिर पंजाब की ओर बढ़ते हुए उसने मुल्तान और लाहौर पर हमला किया। इस दौरान लाहौर को बचाने की जिम्मेदारी मुगल सेनापति नासिर खान और सूबेदार जकारिया खान पर थी, लेकिन नादिर की इतनी बड़ी सेना के आगे कोई टिक ही नहीं पाया। खैर, लाहौर तक आने के बाद उसके सामने खड़ी थी बेहद अमीर दिल्ली, भारत की राजधानी और मुगल साम्राज्य का दिल। इस दिल्ली की रखवाली कर रहा था खुद बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। मगर सवाल यह है कि क्या वो नादिर शाह जैसी शिकारी ताकत को रोक पाता। 1738 में भारत की ओर कूच करने वाला नादिर शाह 1739 की फरवरी के महीने में दिल्ली से करीब 110 किलोमीटर दूर करनाल पहुंच गया। इतिहासकार लिखते हैं कि मुगल सेना में लगभग 3 लाख सिपाही, सैकड़ों हाथी, तोप और घोड़े थे। वहीं नादिर शाह की सेना सिर्फ 70,000 के करीब थी, लेकिन ये 70,000 वो लोग थे जिनके लिए जंग ही उनकी असली लाइफ थी। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला खुद सेना की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन उनके सलाहकारों और सेनापतियों में एकता की बहुत कमी थी। दरबार के शहजादे, अमीर और सूबेदार हर कोई अपनी अपनी इज्जत और ताकत को दिखाने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ नादिर शाह ने एक चाल सोची समझी चली थी। उसने अपने जासूसों से पूरे मुगल कैंप का नक्शा निकलवाया। कहाँ तोपें हैं, कहाँ हाथियों की कतार है और किस ओर से हमला करेंगे तो वो सबसे घातक हमला होगा, ये सब कुछ नादिर शाह को पहले से पता था। 24 फरवरी 1739 की सुबह नादिर शाह ने अपनी घुड़सवार सेना को दोनों किनारों से फैलाया। बीच में तोप खाने को आगे बढ़ा दिया। उसकी तोपें हल्की थी, तेज चलने वाली थी, जबकि मुगल तोपें भारी थी और धीमी थी। इतिहासकार खफी खान लिखते हैं कि मुगल फौज के सिपाही अभी तक ये तय ही नहीं कर पाए थे कि हमला किस दिशा से होगा और नादिर शाह ने उन्हें चारों ओर से घेर भी लिया। कुछ ही घंटों में मुगल सेना की कैंप की लाइनें टूटने लगी। हजारों सैनिक या तो मारे गए या भाग खड़े हुए। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के लिए ये एक बहुत बुरी हार थी और इस हार का डर इतना गहरा था कि खुद मोहम्मद शाह रंगीला ने अगले ही दिन नादिर शाह के तंबू में जाकर सरेंडर कर दिया।
इस तरह नादिर शाह के सामने दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक सिर झुकाए खड़ा था। मुगल राजधानी दिल्ली, जिसने औरंगजेब के बाद किसी बाहरी दुश्मन को अपनी दीवार तक नहीं पहुंचने दिया, अब उसी राजधानी को एक विदेशी फौज के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। इतिहासकार मानते हैं कि करनाल की हार ने मुगल साम्राज्य की रीढ़ को तोड़ दिया था। दिल्ली अब एक शहर नहीं, एक खुला खजाना बन चुकी थी। लेकिन दिल्ली का जो हाल होने वाला था, उसके बारे में शायद नादिर शाह ने भी इमेजिन नहीं किया था, क्योंकि अगले ही कुछ दिनों में दिल्ली खून से लाल होने वाली थी। 2 दिनों बाद दोनों सुल्तान दिल्ली के अंदर आए। इसके साथ ही नादिर शाह की 40,000 की सेना भी घुसी। नादिर शाह को बादशाह के आराम गाह में रुकवाया गया। रंगीला को महिलाओं के घर में रुकना पड़ा। नादिर शाह करीब 2 महीने यहाँ रुका। इसी दौरान 10 मार्च 1739 की शाम को दिल्ली की सड़कों और गलियों में नादिर शाह के सैनिक बड़ी बेफिक्री से घूम रहे थे। इस बीच किसी ने अफवाह उड़ा दी कि नादिर शाह जब मुगल बादशाह से मिलकर लौट रहा था, तो उसकी तुर्की महिला अंगरक्षकों ने यानी बॉडीगार्ड्स ने उसे कत्ल कर दिया। यह अफवाह जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। इस दौरान कुछ लोगों ने इस अफवाह का फायदा उठाया। उन्होंने हथियार उठाए और शहर की सड़कों और गलियों में घूम रहे ईरानी सिपाहियों को मारना शुरू कर दिया। वो रात भर ईरानी सैनिकों को कत्ल करते रहे। कहा जाता है कि सुबह तक करीब 3000 सैनिक मारे गए। नादिर को रात के पहले पहर में ही अपने सैनिकों पर हमले की खबर मिल गई थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि उसके फौज के ही कुछ खुराफाती लोगों ने यह अफवाह फैलाई है ताकि उन्हें शहर में लूटपाट का मौका मिल जाए। लेकिन खबर आने का सिलसिला जब नहीं थमा तो उसे चिंता हुई। उसने अपने एक नुमाइंदे को भेजा। वो किले के बाहर निकला ही था कि वहां जमा भीड़ ने उसे भी कत्ल कर दिया। दूसरे नुमाइंदे का भी यही हाल हुआ। तब नादिर शाह ने गुस्से में 1000 बंदूकधारी सैनिकों को रवाना किया, लेकिन इतने फौजी उस भीड़ पर काबू पाने के लिए काफी नहीं थे। इस कड़ी में नादिर शाह के और लोग मारे गए। इस बार नादिर शाह ने कोई रहम नहीं दिखाई। अगला दिन रविवार का था। तारीख थी 11 मार्च। सुबह होते ही फिर हंगामा शुरू हुआ। नादिर पूरे जंगी लिबास में अपने सिपाहियों को साथ लिए चांदनी चौक के बीच में मौजूद रोशनुद्दौला की सुनहरी मस्जिद पर पहुंचा। उसने अपनी तलवार निकाली और कत्लेआम का हुक्म दिया। उसके सैनिकों के हाथ अब तक बंधे हुए थे। वो बदला लेने के लिए बेचैन थे। जैसे ही आदेश मिला वो टूट पड़े। सबसे खौफनाक कत्लेआम चांदनी चौक के लाल किले, दरीबा और जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में हुआ। यहीं पर सबसे महंगी दुकानें और जौहरियों के घर थे। नादिर शाह के सैनिक घर घर जाकर लोगों को मार रहे थे। कत्लेआम करते हुए लोगों का माल असबाब लूट रहे थे। उनकी बहू बेटियों को उठा ले रहे थे। बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ा गया। ये कत्लेआम सुबह 9 बजे शुरू हुआ और दोपहर 2 बजे तक बेरोक टोक चलता रहा। इस कत्लेआम में 30,000 लोग मारे गए। फिर जब दिल्ली के निज़ाम ने हाथ जोड़कर नादिर शाह से जनता को माफ़ करने की भीख मांगी, तब कहीं जाकर यह कत्लेआम रुका। लेकिन इसके बदले में नादिर शाह ने 100 करोड़ रुपए लिए और वो तमाम दौलत लूट ली जो पिछले 250 सालों में मुगलों ने इकट्ठा की थी। इसी दौलत में वो नायाब कोहिनूर हीरा भी था और तख्ते ताऊस भी, जो दुनिया का सबसे महंगा सिंहासन हुआ करता था। इस नरसंहार ने मुगलों के मनोबल को हमेशा के लिए तोड़ दिया। मुगल सेना जो कभी शानदार और डिसिप्लिन थी, अब कमज़ोर और विभाजित हो गई। नागरिकों की सुरक्षा नामात्र की रही और दिल्ली का जो ट्रेड है वो ठप हो गया। नादिर शाह ने इस लूट का पैमाना इतना बड़ा बना दिया कि उसके बाद मुगल साम्राज्य कभी अपनी पुरानी ताकत में वापस नहीं लौट पाया। काफी खान लिखते हैं कि सिर्फ एक रात में दिल्ली की आत्मा थम सी गई। ताज, खजाना और लोग सब कुछ विदेशी हाथों में चला गया। अब अपनी लूटी हुई दौलत लेकर ईरान वापस चला गया नादिर शाह। पूरी दुनिया में नादिर शाह की इस लूट के किस्से बने, लेकिन इसी लूट से उसके अंत की शुरुआत भी हुई। ईरान पहुंचकर देखा कि उसके बेटे ने तहमास्प को मार दिया है और खुद को वो बादशाह समझने लगा है। इससे नादिर और उसके बेटे में तनातनी हुई, लेकिन इसी बीच उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। इन सब झमेलों में ही उसे पता चला कि उसका बेटा उसे मारने के लिए साजिश कर रहा है, तो उसने गुस्से में अपने बेटे की आंखें निकलवा दी। इस घटना के बाद से नादिर शाह की मेंटल कंडीशन बिगड़ गई। इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि परिवार के लोग भी उससे दूर रहने लगे। इसी बीच उसने अपने ईरानी कमांडर से खतरा महसूस करते हुए अहमद शाह अब्दाली नाम के अपने वफादार अफगानी कमांडर को अपने हाथों की सिक्योरिटी दे दी। वही अब्दाली है ये जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई जीती थी। फिर एक रात जब वो सो रहे थे तो ईरान के एक सैनिक ने नादिर शाह की हत्या कर दी। इस तरह एक चरवाहे का बेटा, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सेना खड़ी की, जिसके दम पर ईरान नाम के देश का उदय हुआ, उसका अंत हो गया।
तो दोस्तों ये थी कहानी नादिर शाह की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।